हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ बायोलॉजी का 8वां चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे वह फिर ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर नीट एग्ज़ाम हो, चाहे बीसीईसी हो या फिर आईसीआर का एग्ज़ाम हो, सभी सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो पहला ये डेफिनेशन है, उसमें हेल्थ का डेफिनेशन है। किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी पर्सन को हेल्दी कब कहा जाएगा? तो हेल्थ को डिफाइन किया गया है। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विच अलाउ अ पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब स्वस्थ कहा जाएगा जब उसका बॉडी और उसका माइंड उसको अलाउ करेगा फिजिकली, मेंटली और सोशली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति तब हेल्दी होगा जब उसका बॉडी और माइंड उसको अलाउ करेगा फिजिकली, मेंटली और सोशली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। और हेल्थ का जो एक और डेफिनेशन है जो कि दिया गया है WHO के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक और डेफिनेशन दिया गया है इसका। हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। यानी कि हेल्थ को कोई भी व्यक्ति तभी हेल्दी होगा जब वह फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ होगा जब वह शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे स्वस्थ होगा, तभी उसको हेल्दी कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे स्वस्थ है लेकिन वह सामाजिक स्तर पे स्वस्थ नहीं है, तब उसको अनहेल्दी कहेंगे। अगर तीनों रूप से शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे वह स्वस्थ होगा, तभी वह व्यक्ति कंप्लीट वेल होगा, यानी कि पूर्ण रूप से तभी वह हेल्दी होगा। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्लियर हो गया। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विच अलाउ अ पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें टोटल 8 फैक्टर है जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है आवर डाइटरी हैबिट। हमारा जो डाइटरी हैबिट है वह भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। हमारा दूसरा फैक्टर है लाइफ स्टाइल। तीसरा है आवर सोशल इन्वायरमेंट। चौथा द काइंड द वर्क दैट वी डू टू अर्न आवर लिविंग। यानी कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार का वर्क करते हैं, यह भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। द काइंड द वर्क दैट वी डू टू अर्न आवर लिविंग, यानी कि हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का वर्क करते हैं, यह भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। और पांचवा है स्टेट ऑफ द माइंड का स्टेट। और छठा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सातवां है आवर फिजिकल इन्वायरमेंट। हम कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वह भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। और आठवां है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है वह भी उसके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अगर इकोनॉमिक कंडीशन उसको कह ले कि ये उसका आर्थिक स्थिति, यानी कि उसके रुपयों पैसे का स्थिति, यानी कि उसके पास क्या इकोनॉमी है, उसके पास कितनी आमदनी आती है, वो भी उसके हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो चलिए टोटल 8 फैक्टर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है डाइटरी हैबिट। अ पर्सन ईटिंग वेल बैलेंस डाइट कंटेनिंग adequate amount of nutrient required by our body on daily basis is healthier than a person taking nutritionally deficient diet। यानी कि अगर पर्सन बैलेंस डाइट लेता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेता है, तो वह हेल्दी होगा उस पर्सन की तुलना में जो कि
पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लेता। तो ऐसा कर ले, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेता है जितना कि उसको ज़रूरत है, उसके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो उतना न्यूट्रिशन लेता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो कि जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए उतना वो नहीं लेता है। तो जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेता है वो ज़्यादा हेल्दी होगा उस पर्सन की तुलना में जो कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लेता है। तो चलिए, आवर डाइटरी हैबिट जो है ये क्लियर हो गया, यानी कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेना भी, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। और ये दूसरा जो फैक्टर है आवर लाइफ स्टाइल, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये हमारे हेल्थ को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। आवर लाइफ स्टाइल, अ पर्सन हैविंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इज लेस हेल्दियर देन अ पर्सन डूइंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है पर्याप्त मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करता है, यानी कि जितना उसके बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता है वो उतना फिजिकल एक्टिविटी करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। तो जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, वो ज़्यादा हेल्दी होगा उस पर्सन की तुलना में जो कि एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम नहीं करता है। तो दूसरा फैक्टर में क्लियर हो गया कि हमारे एक्सरसाइज करना भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अ पर्सन हैविंग अ सेडेंटरी लाइफ इज लेस हेल्दियर देन अ पर्सन डूइंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि मॉडरेट अमाउंट में फिजिकल एक्टिविटी भी करना लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। और तीसरा जो फैक्टर है वो आवर सोशल इन्वायरमेंट, हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। चलिए वो भी देखते हैं। अ पर्सन लिविंग अंडर ए स्ट्रेसफुल सोशल इन्वायरमेंट, अ पर्सन living under a stressful environment with lot of antisocial activity are always under a stressful mental condition and more prone to stress related disorder as compared to person living in relaxed environment। यानी कि अगर पर्सन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटी हो रहे हैं, वो स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशन में होगा और उसको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होने का चांसेस ज़्यादा होता है उस पर्सन की तुलना में जो कि रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहता है। यानी कि अगर कोई दो पर्सन एक रहता है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटी रहता है, तो उसका जो मेंटल कंडीशन होगा स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशन होगा और उसको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सब बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है उस पर्सन की तुलना में जो कि रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं होता। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट में रिलैक्स होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट से यही निष्कर्ष निकलता है कि पर्सन को स्वस्थ रहने के लिए, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहने की आवश्यकता है। और ये चौथा जो फैक्टर है द वर्क दैट वी डू टू अर्न आवर लिविंग, यानी कि हम अपने लिविंग को अर्न करने के लिए, हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का वर्क करते हैं यह भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये चौथा जो फैक्टर है पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री और इन्वायरमेंट विद एयर और नॉइज पोल्यूशन विल गेट रिस्पिरेटरी एंड हियरिंग प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर पीपल जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करता है, काम कहाँ करता है, अगर वह ऐसे फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे बहुत सारा एयर पोल्यूशन है, वहाँ का एयर जो है वो बहुत पोल्यूटेड है, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करता है,
तो सीमेंट के इंडस्ट्री में जो काम करता है वहाँ पे बहुत सारा डस्ट उड़ता है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट क्या है, वो भी एक प्रकार का डस्ट ही है। वो सीमेंट जो उड़ता है वो हम क्या करते हैं, वो वहाँ पर जो वहाँ का जो वर्कर है अगर वो मास्क नहीं लगाता है तो वो डस्ट को इनहेल कर लेता है, जो कि उसके लंग्स में जाकर चिपक जाता है अंदर में, और वह क्या करता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, यानी कि उसको रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर होगा बाद में। और अगर कोई पर्सन उस एरिया में काम करता है जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन करने का मतलब यह हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन करने का वह मतलब हो गया जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण है, यहाँ बहुत ज़्यादा साउंड आता है, वहाँ पे नॉइज आता है, बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण है, तो उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उसको ना सुनने की बीमारी हो सकता है बाद में। अगर कुछ दिनों के बाद वो बहरा हो सकता है, यानी कि डिफ हो सकता है। तो चौथा फैक्टर में कहा जा रहा है कि पीपल अगर काम कर रहा है उस एरिया में जहाँ पे एयर पोल्यूशन है तो उसको रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर होने का चांसेस रहता है। और अगर पीपल उस एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, तो वहाँ पे उसको हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होने का चांसेस रहता है। और ये पांचवा जो फैक्टर है द स्टेट ऑफ द माइंड, माइंड का जो स्टेट है ये हमारे हेल्थ को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। माइंड का स्टेट, माइंड का जो स्टेट है ये जैसे स्टेट ऑफ द माइंड अफेक्ट, स्टेट ऑफ द माइंड अफेक्ट द न्यूरल सिस्टम, affect the neural system and endocrine system. Neural system and endocrine system which in turn affect our immune system, यानी कि माइंड का जो स्टेट है वो अफेक्ट करेगा हमारे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है बाद में अफेक्ट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को। और आप तो जान ही रहे इम्यून सिस्टम जो है वाइटल रोल प्ले करता है हमें हेल्दी रखने में, हमें हमारे हेल्थ स्टेट को मेंटेन करने में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो जैसे ये माइंड का जो स्टेट है वो पहले इफेक्ट करता है हमारे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को, जो बाद में जा कर के इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम जब हमारा अफेक्टेड हो गया तो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा, यानी कि हमारा जो हेल्थ का स्टेट है वो डिस्टर्ब होगा, हम अनहेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए माइंड का स्टेट भी अच्छा होना चाहिए। माइंड का स्टेट अच्छा होगा तो हमारा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्टेड नहीं होगा और वह हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। और ये छठा जो फैक्टर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इनहेरिट किया जाता है पेरेंट से। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट से इनहेरिट किया जाता है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कैन बी कॉज ऑफ मेनी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी एंड सम जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, जो कि फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और जेनेटिक डिजीज जो है ये पास कर जाता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि उसके पेरेंट्स यानी कि उसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी से उसके मम्मी पापा में आता है, उसके मम्मी पापा से फिर उसमें आता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट्स से इनहेरिट किया जाता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा कई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। और ये जो है फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर पास कर जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी कि अगर पेरेंट को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके चाइल्ड को होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिट किया जाता है पेरेंट्स से, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा कई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट्स से अगर मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि
कह लीजिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट से उसके चाइल्ड में फैल जाता है, यानी कि उसके पेरेंट से उसके चाइल्ड में पास कर जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट से इनहेरिट किया जाता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा कई फिजिकल एबनॉर्मलिटी और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होता है, जो कि पास हो जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। और ये छठा फैक्टर जो है आवर फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे हेल्थ को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। तो चलिए 7वां फैक्टर भी देखते हैं, आवर फिजिकल इन्वायरमेंट। पीपल लिविंग इन क्लीन एरिया, पीपल जो है क्लीन एरिया में रह रहा है जहाँ पे प्रॉपर गार्बेज एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है इन प्लेस एंड लॉट ऑफ ग्रीनरी है, यानी कि पीपल जो है रह रहा है साफ़ सुथरा एरिया में जहाँ पे कचरा का निपटान किया जाता है, जहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है, यानी कि गंदगी इधर उधर नहीं फैलाया जाता है, डस्टबिन में डाला जाता है, फिर उसका बाद में ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि फिर उसका कचरे का निपटान किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वो पर्सन ज़्यादा हेल्दी होगा उस पर्सन की तुलना में जो कि रह रहा है अनहाइजेनिक कंडीशन में, और उस एरिया में जहाँ पे लैकिंग ग्रीनरी यानी कि हरियाली वहाँ पे कम है। तो मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक रह रहा है क्लीन एरिया में जहाँ पे प्रॉपर गार्बेज है, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है, और वहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, यानी कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, वह पीपल जो है ज़्यादा हेल्दी होगा उस पर्सन की तुलना में, जो कि रह रहा है गंदा एरिया में, यानी कि अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहा है जहाँ पे हरियाली कम है। तो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसको क्लीन एरिया में रहना होगा जहाँ पे प्रॉपर गार्बेज है, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है, बहुत सारे हरियाली है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वहाँ पे। और इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी हेल्थ को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक कंडीशन का ले तो रुपये पैसा का मामला, अगर किसी व्यक्ति का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास पैसा, उसके पास जो मनी है वो अच्छी अमाउंट में है, जो कि वो अपने हेल्थ पे खर्च कर सकता है। मान लीजिए कोई अगर रिक्शा चलाने वाला है, तो रिक्शा चलाने वाले की कमाई 100-200 रुपया होते हैं, तो वो अपने मनी को अपने हेल्थ पे अच्छे से खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो उसका जो इनकम है वो उसके ज़रूरत के हिसाब से कम है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका इनकम अच्छा खासा है, तो वो अपना इनकम का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो अपने हेल्थ पर खर्च कर सकता है, जैसे कि वो ड्राई फ्रूट ले सकता है, मिल्क ले सकता है, मीट ले सकता है, या फिर हरी सब्जी खरीद के खा सकता है, तो वह फिर ज़्यादा हेल्दी होगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट हेल्थ बाय अफेक्टिंग, इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंडिविजुअल का कैसे अफेक्ट करेगा हेल्थ को, अफेक्ट द हेल्थ बाय अफेक्टिंग by buying capacity and also amount of the money spent by the individual on health, यानी कि इंडिविजुअल का इकोनॉमिक कंडीशन उसकी हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका जो बाइंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए किसी आदमी के पास जो किसी भी चीज़ को, चाहे कोई सामान हो खाने की, या फिर कोई भी अच्छा डाइट हो, चाहे फिर ड्राई फ्रूट हो, मिल्क हो, मीट हो, उसको जो खरीदने की कैपेसिटी होती है किसी के पास, वो क्या करता है किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक कंडीशन उसको अफेक्ट कर देता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होता है तो पहले क्या करता है उस इंडिविजुअल के बाइंग कैपेसिटी, यानी कि किसी भी चीज़ के खर्च करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है, यानी कि उसको अफेक्ट करता है। अब बाद में अफेक्ट आल्सो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द इंडिविजुअल ऑन हेल्थ, और वह इंडिविजुअल अपने हेल्थ पे जो मनी स्पेंड करेगा
उसको भी अफेक्ट करता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उसके पास अच्छा पैसा है, तो अपने हेल्थ पे खर्च कर सकता है। हेल्थ पे वह किस प्रकार से खर्च करेगा, तो वह अच्छा डाइट ले पाएगा, जैसे कि ड्राई फ्रूट ले पाएगा, मीट ले पाएगा और मिल्क ले पाएगा, जिसके कारण इस डाइट के कारण वह हेल्दी रहेगा। और अगला डेफिनेशन जो है, और अगला डेफिनेशन है डिजीज डेफिनेशन। अ स्टेट व्हेन द डिजीज क्या है। चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला डेफिनेशन में क्या है, अगला डेफिनेशन जो है डिजीज का है। अगला डेफिनेशन है स्टेट state when the function of one or more organ of body is affected. State when the function of one or more organ of body is affected, resulting in altered physiological state with signs and symptoms telling us that there is something wrong with our health। यानी कि कोई भी पर्सन बीमार तब होगा जब उसके बॉडी का